हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम प्लस टू की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है, दैट इज योर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 15 एज पर योर एनसीईआरटी बुकलेट। ठीक है। आज थोड़ी सी कैमरे में दिक्कत दिखेगी आप लोगों को, सो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, है ना। आप लोग वैसे भी कंटेंट देखिए, पीछे का कैमरा इज नॉट मेंट फॉर यू पीपल, है ना। सो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट फॉर द टर्म्स ऑफ कैमरा, है ना। बाकी सब कुछ सही रहेगा। ओके, माइक भी लगा लेते हैं। सो दैट्स ऑल। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे। हो सकता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आज ना हो, कल हो, बिकॉज इट इज अगेन अ लेंथी टॉपिक। सो बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट बाय टुडे, है ना। सो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सबसे पहले तो आपको समझना होगा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, वेराइटी। तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, और उनकी कंजर्वेशन इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर और इससे अगला चैप्टर, दैट इज क्वाइट लेंथी चैप्टर, थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं इन चैप्टर को, बट दे आर वेरी जर्नल। जो अगला चैप्टर है वो तो बहुत ज्यादा जर्नल है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड ऑल दैट। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, अगर जो इनकेस आप लोग ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाती हैं। देन चैप्टर नंबर 15 है, मैंने आपको बता ही दिया है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो दो पार्ट है चैप्टर में, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, ये दो पार्ट ही बहुत ज्यादा लंबा बनाते हैं इस चैप्टर को। Starting with the introduction, if an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that he would amaze and baffle him would most probably to be the enormous diversity of that he would encounter. तो अगर ये कह रहे हैं अगर एक एलियन आया किसी दूसरे प्लेनेट से, तो सबसे पहले तो वो बहुत चक्का हो जाएगा हमारे प्लेनेट को देख के, क्योंकि यहाँ पे उसे हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इंसान सब दिखेंगे। मतलब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। Even for human, the rich variety of living organism which they share, this planet never cease to the astonish and fascinating us, है ना। कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब कहीं तो ऐसे जो आप लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी, है ना। So there are many species. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetles, and 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. क्या आप सोच सकते हो कि आपको सिर्फ 20,000 से ज्यादा प्रजातियां सिर्फ चींटियों की है, एंट्स की है, 3 लाख बीटल्स की है, 28,000 मछलियों की प्रजातियां हैं हमारे पास, और नियरली 20,000 ऑर्चिड्स की हैं। Ecologists and the evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? क्यों है? क्योंकि हर एक कहीं ना कहीं एक स्पीशीज दूसरे पे डिपेंडेंट होती है अपने कोई ना कोई एक्टिविटीज के लिए, दैट इज वाई इतनी स्पीशीज हमारे पास है। इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोस्फीयर? यस, क्योंकि इसी डाइवर्सिटी की वजह से आपका बायोस्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है, साइक्लिंग प्रोसेस चल रहे हैं, ऑल दैट। Would it function any different if the diversity was not much less? Yes, बहुत ज्यादा चेंज होता है डाइवर्सिटी में। How does human benefit for this diversity? क्योंकि हमारे को डे टू डे लाइफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं डाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना एक फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है नेचर में, जैसे आप लोग कहते हो नाइच, NICHE, है ना। आप लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। Biodiversity. In a biosphere, immense diversity or heterogeneity, heterogeneity means different types of, exist not only at the species level but at the level of biological organization, ranging from macromolecule within the cell to biomes, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब एक सेल से भी छोटी चीज के अंदर जो भी ऑर्गेनाइज होती है उससे शुरू होता है, और अल्टीमेटली कहां तक जाता है? बायोम तक। बायोम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल नेचर्स। Biodiversity is a term popularized by a social biologist, Edward Wilson. A very important question as per NEET point of view. Edward Wilson ने आपको एक term दी थी biodiversity to describe the combined diversity at all the level of biological organization. The most important of them is genetic diversity. Genetic मतलब आप लोग genes के basis पे diversity divide करोगे. A single species might show a high diversity at a genetic level over its distribution range. The genetic variation shown by the medicinal plant Ruha wolfia vomiteria. This is another important example as per your CBSE 2023 examination में भी आ सकता है, और आपके बोथ 2023 और प्लस नीट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Growing in different Himalayas range might be in terms of potency and concentration of an active chemical recipient. इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है? recipient that the plant produce India. ठीक है, ऐसे ये जो प्लांट है वो वोल्फिया वोमेटिरिया प्लांट है, रेसिपिएंट निकालता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है. इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो. इतने तरह के आम है जो आप लोग सिर्फ एक तरह के खाए होंगे आपने, बट 1,000 तरह के मैंगोस एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ इंडिया में. Species diversity, the diversity at the specific level. For example, the Western Ghat of have a greater amphibian species as the Eastern Ghat. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब नीट तो इसे लेके चलता है. इस तीनों में से एक क्वेश्चन बनना है नीट में. Ecological diversity on the basis of ecology at the ecosystem level. India, for instance, with its desert, rainforest, mangroves कौन से होते हैं जहाँ पे आपके हेलोजेंस ग्रो होते हैं, जिनको क्या होता है सॉल्टी कंडीशंस में ग्रो होना पसंद होता है. ठीक है. देन coral reefs, wetland, estuaries and alpine meadows have greater ecosystem diversity than a Swedish countries like Norway. ठीक है. It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continue. जैसे कि आज के डेज पे ये जो species loss का प्रोसेस चल रहा है, अगर जैसे ही चलता रहा तो आने वाले 200 सालों में हमारे पास ये इतनी रिच डाइवर्सिटी नहीं होगी. Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue for the international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. ठीक है. How many species are there on Earth and how many in India? कितनी अर्थ पे है? आपने फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 में स्टडी किया था. 1.6 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमारे पास है, और इंडिया में कितनी है वो हम देखते हैं. ठीक है. Since there are published record of all species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question how many species are there on the earth. According to International Union of Conservation, Nature and Natural Resources IUCN, बहुत important abbreviation है, set up in 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, but we have now a clear idea of how many species are yet to be discovered and described. Estimate vary very widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomical group, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. ठीक है. ट्रॉपिकल से ज्यादा कहाँ है, मतलब जहां पे ज्यादा अभी रिसर्च की जरूरत है, दैट इज योर टेम्परेट रीजन्स. कंसिडरिंग दैट द overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in tropic, है ना. Biologists make a statistical comparison of a temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to the other group of animal and plant to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. Some extreme estimate range from 20 to 50 million. सोच सकते हो 20 to 50 million species है, but a more conservative and scientific sound estimate more than by robot में, जो कि थोड़ा सा सही डाटा दिया. रोबोट में का जो डाटा था वो लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है. दैट इज अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज आपके पास एग्जिस्ट करती है. ठीक है. उन्होंने कहा कि 7 मिलियन स्पीशीज, इसमें से आप लोग 8.8 है 8.9 ढूंढ सके हो और बाकी ढूंढनी बाकी है. क्या आपको लगता है कि ढूंढ पाएंगे हम? नहीं. क्यों? क्योंकि इतने फास्ट रेट पे स्पीशीज डेवलपमेंट चल रही है. मतलब अभी तो आधार कार्ड नहीं पूरे हो रहे इंडिया के, तो ये स्पीशीज कहां से ढूंढने जाएगी, है ना. पहले आधार कार्ड तो बन जाए सबके, उसके बाद तो स्पीशीज के आधार कार्ड बनाने बैठेगी. ठीक है. तो इंसान की पॉपुलेशन ही काउंट करना मुश्किल हो रहा है, तो बाकी की तो कहां से हो जाएगी, कुछ सोचिए आप. लेट अस टॉक इन सम interesting aspect about the Earth's biodiversity based on current available species inventories. More than 70% of all the species recorded are animal, while plant include algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, and angiosperm, comprise not more than 22% of the total. Among animal, insect are the most species-rich taxonomical group, Arthropoda, making more than 70% of the total animals. ठीक है. That means out of 10 animals, only on this planet 7 are insect. 10 में से 7 insect है और एक human होगा. Again, how do we explain this enormous diversification of insect? The total number of fungi species in the world is more than the combined total species of fish, amphibians, reptiles, and mammals.
अगर आप फंगई को कंसीडर करो या फिर फिश, एम्फीबियम, रेप्टाइल और मैमल्स को कंबाइंडली देखिए तो फंगई ज्यादा होगी इन सबके रिस्पेक्ट में। इन फिगर बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीशीज नंबर फॉर मेजर टैक्सा। ये देखिए, द फर्स्ट वन इज ऑफ योर इनवर्टिब्रेट्स, जहाँ पे कौन है, क्रस्टेशियंस है, इनवर्टिब्रेट्स आर जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होती है, ठीक है, फ्रॉम योर प्लेटीहेल्मिन्थस टू योर एकाइनोडर्मैट्स, ठीक है। हेमिकॉर्डेट तो आपका कनेक्टिंग लिंक होता है। देन इज योर वर्टिब्रेट्स, जहाँ पे पाइसिस आता है, एव्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियन आते हैं। अगेन पाइसिस हैव अ ह्यूज वैरायटी, ठीक है। देन कम्स योर बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स एंड देन एम्फीबियन और मैमल, कंपेरेबली सेम है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगेन फंजाई और एंजियोस्पर्म, फंजाई सबसे ज्यादा है, देन सेकंड नंबर पे आती है एंजियोस्पर्म, और उसके बाद आपके पास आएगी एल्गे, ठीक है, देन फर्न, मोस्ट और लाइकन्स कंपेरेबली सेम है। It should be noted that this estimate do not give any figure of prokaryotes, है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है prokaryotes के बारे में कहीं नहीं पढ़ रहे, बैक्टीरिया के बारे में। Biologists are not sure about how many prokaryote species that there might be. The problem is that conventional taxonomical methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory condition. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then the diversity among might run into millions, ठीक है। सिर्फ प्रोकैरियोट की जो डाइवर्सिटी है वो मिलियंस में जाएगी अगर जे हम प्रोकैरियोट्स को काउंट करने बैठे तो, ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, इंडिया के पास जितनी भी पूरी वर्ल्ड में जगह है उसका 2.4% है सिर्फ, बट डाइवर्सिटी के टर्म्स में ये 8.1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। That is why makes our country one of the 12 mega biodiversity countries in the world. कौन से नंबर में? 12 में से कहीं इंडिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इंडिया बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग 7वें 8वें नंबर पे आना चाहिए कहीं, ठीक है। Nearly 45,000 species of plant and twice as of many animals have been recorded from India. मतलब अगर जो 45,000 species plant के तो 90,000 species animals की भी रिकॉर्ड हो चुकी है। How many living species are actually they are waiting for to be discovered? If we accept May's May मतलब रॉबर्ट मे, साइंटिस्ट का नाम है, ये मे महीना वाला मे नहीं है। Global estimate only 22% of the total species have been recorded so far. Applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and 3 lakh animal species yet to be discovered and described. Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? No, it is not possible. Consider the immense trained manpower, taxonomist and the time required to complete the job, है ना। इतने तो इंसान नहीं है जितने स्पीशीज है। द सिचुएशन मतलब अगर जो एक इंसान को एक स्पीशीज की डिस्कवरी पे भी लगाया जाए ना तब भी पूरी नहीं होगी। The situation appear more hopeless when we realize that large fraction of these species faces to trend of becoming, हाँ दूसरा फैक्ट है कि ये आप इतने में डिस्कवर करोगे उससे पहले तो कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, आपको मिलेगी ही नहीं, इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। नेचर्स बायोलॉजी लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द, कैटलॉग मतलब किसी चीज को बुक्स के फॉर्म में लिखने, किसी चीज को रिकॉर्ड करना। द टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक देयर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। अगर आपको ये लाइन लिख दी और कहा एक्सप्लेन दिस, इसको इवेल्युएट कीजिए लाइन को, तो आप लोगों को ये पूरा पैराग्राफ एक शॉर्ट में लिखना होगा। देन इज योर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब किस किस चीजों के ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है या कैसा पैटर्न देखा जाता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस, वो हम स्टडी करेंगे। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है ना आपको। ये देखिए, सपोज दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने दो तरह की एक्सिस पढ़ी होगी, वन इज योर हॉरिजॉन्टल, दिस वन, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, सॉरी दिस इज योर लैटिट्यूड, क्योंकि लेटी हुई है ना इसलिए हम लोग इसे लैटिट्यूड कहते हैं। वहीं अगर जो ये है दिस इज योर लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी हमने पढ़ना है आपका दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल पढ़ना, ओके। सो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, the diversity of plant and animal is not uniform throughout the world but show a rather uneven distribution. For many group of animal or plant there are interesting pattern in biodiversity, the most well known being the latitudinal diversity in the gradient in the diversity. In general, species diversity decrease as we move from the equator toward the pole,
विद फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन साइंस में हर जगह मिलेगी आपको। ट्रॉपिक, दैट इज लेटिट्यूडनल रेंज फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, पता है ना आपको ट्रॉपिक्स। देन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन आपका आता है टेम्परेट रीजन, देन आपके पोलर रीजन आते हैं, है ना। हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। ठीक है, जो ट्रॉपिक होता है वहां पे टेम्परेट से ज्यादा स्पीशीज होती है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 species of birds, while New York have 41 degree north, जो कि इसका पोजीशन है, has 105 species, and Greenland at 71 degree north only 56 species. India, with much of its land in the tropic latitude, have more than 1200 species of birds. ठीक है, so basically इसकी एक ट्रिक बनाई जाई थी, है ना। Let me remember the trick. यहाँ पे जी है कहीं, हाँ ठीक है, ओके। SING आपको होता है ना सिंग, सिंग की जगह एस की जगह आप सी कर दीजिएगा बस, CING, तो वो ऑर्डर बन जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। सी मतलब कोलंबिया, आई मतलब इंडिया, एन मतलब न्यूलैंड न्यूयॉर्क, एंड जी मतलब ग्रासलैंड। तो एक सिंग याद कर लीजिए, CING, और वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए इन टर्म्स ऑफ योर बर्ड स्पीशीज, ये याद रखिएगा डाटा। A forest in a tropical region like equator have up to 10 times as many species as vascular plant as forest of equal area in the temperate region like Midwest of USA. The largely tropical Amazonian rainforest in South America have a greater diversity on Earth. It homes to more than 40,000 species of plant, 3,000 fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibian, 378 animals, and of more than 1,25,000 invertebrates. ये डाटा याद नहीं करना, आप लोग पागल हो जाओगे ये डाटा याद करते करते, इसलिए लीव इट। Scientists estimate that these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered or named. कितना ज्यादा मतलब अभी हम लोग खोज सकते हैं ना, सोचिए। पर उसके लिए फ्री होना जरूरी है, हमारे तो अपने एजुकेशन से ही नहीं फ्री होते, कहाँ रिसर्च करने जाएंगे, है ना। वट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक, है ना, ट्रॉपिक में क्या इतना स्पेशल है कि जितनी भी ज्यादा स्पीशीज है यहीं पाई जा रही है, क्यों? तो दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। Ecologists and the evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important one are speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciers in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years, है ना, क्योंकि जो यहाँ का environment है, जो यहाँ का distribution है वो stable है from the millions of years। ठीक है, क्योंकि जो आपके ट्रॉपिक है they are remain undisturbed from the million of years, thus have a long evolutionary time for the species diversification. Second is tropical environment unlike temperate one are less seasonal, है ना, यहाँ पे ज्यादा सीजन्स मतलब इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते जितनी जल्दी आपके टेम्परेट में देखे जाते हैं, यहाँ पे स्लो चेंजेस होते हैं। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नाइस स्पेशलाइजेशन एंड लेड टू द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। थर्ड पॉइंट इज कि जो यहाँ पे आपको पता है ना, जो सन है वो ट्रॉपिक के पैरेलल होता है बिल्कुल, तो जहाँ पे सन पैरेलल है तो एब्सोल्युटली ट्रॉपिक ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगा, और सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे प्रोड्यूसर आपका खाना बना रहे, तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी का फ्लो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी जो आपकी जीपीपी और एनपीपी है ना वो अच्छी निकलती है यहाँ से। देन इज योर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब आपके एक साइंटिस्ट आए जो थे आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप डिटरमाइन किया। इन्होंने क्या किया, 1 का स्क्वायर बनाया, वहां पे देखा कितनी स्पीशीज है, देन 1 को एक्सपैंड किया 2 में, फिर देखा कितनी स्पीशीज है, फिर 3 में, फिर 4 में, मतलब 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6 ऐसे। तो इन्होंने ऐसे से स्क्वायर बनाया और देखा कितनी स्पीशीज है। तो व्हाट ही नोटिस्ड, एक टाइम तक तो ऐसे से एरिया बढ़ाते रहे, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती रही, बट एक टाइम पर वो चीज कांस्टेंट हो गई, तो उसके इन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में दे दिया, जो कि आज हम पढ़ते हैं। During his pioneering and extensive exploration in the wilderness of the South America jungle, the great journal naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit, है ना, मैंने बताया up to limit बढ़ेगा। In fact, the relation between the species richness and the area for the wide variety of taxa, angiosperm plant, birds, freshwater fishes, turns out to be
a rectangular hyperbola on a logarithm scale. The relationship is straight line described by a equation log s is equal to log c plus z log a, where s is the species richness, a is the area, z is the slope and c is the intercept. ठीक है, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब कोई स्पीशीज नहीं होगी, 1/1 स्क्वायर में आपको कितनी स्पीशीज मिल जाएगी, कोई भी नहीं मिलेगी। हो सकता है 2/2 में भी ना मिले, 3/3 में भी ना मिले, अल्टीमेटली 4/4 में मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली 3/3 में मिल जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया तो हर जगह ही है, वो तो 1/1 में भी मिल रहा है इवन। सो ये आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ दिख रहा होगा, स्पीशीज रिचनेस ऑन योर वाई एक्सिस एंड एरिया ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, देन दिस इज द लॉगरिथम कर्व और ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ecologists have discovered that the value of z, that is your z क्या था, slope of line, that is your regression coefficient, lies on the range of 0.1 to 0.4 regardless of a taxonomic group or the region, whether it is plant in Britain, bird in California or molluscas in New York State. The slope of the regression line are amazingly similar. But if you analyze the species area relationship among very large area like the entire continent, you will find that the slope of the line to be much steeper. स्टीपर होगा z वैल्यू ऑफ द रेंज 0.6 टू 1.2। वेस्टर्न नॉमिनल ये 0.1 टू 0.2 में रहती है, बट जब आप चल जाते हैं किसी कंटिनेंट की स्टडी पे तो वो 0.6 टू 1.2 में आ सकता है, और जो स्लोप होता है वो मोर स्टीपर हो जाता है। फॉर एग्जांपल द फ्यूगीवोरस, जो कि आपने डार्विनियन फिंचेस पढ़ी थी ना, वो फ्यूगीवोरस बर्ड कहा जाता है उनको, एंड द मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। Why do steeper slope means in this country? मतलब उतनी ज्यादा स्पीशीज है, जितना स्टीप होता रहेगा उतनी ज्यादा आपको स्पीशीज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। The importance of species diversity to the ecosystem. Due to the number of species in the community, it really matters to the functioning of ecosystem. This is the question for which ecologists have no been able to give a definite answer. For many decades, the ecologists believed that the communities that with more species generally tends to be more stable than those of less species. What exactly is the stability for the biological community? A stable community would not show too much variation, है ना? क्या एक आप क्या आइडेंटिफाइंग करेक्टर हो सकता है स्टेबल कम्युनिटी का, कि वो जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करेगी, इन्वायरमेंट का चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंट रहेगी इन्वायरमेंट की। To the stable community should not show much variation in productivity from year to year. It must be easily resistant or resilient to occasional disturbances, natural or man-made, and it must also be resistant by invasion species. है ना, अगर जब आपको वहां पे बाहर की स्पीशीज लाके रखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसे। We don't know how these attributes are linked to the species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment, David Tillman एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, outer plot provides some tentative answer. Tillman found that the plots with more species showed less year-to-year variation. जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी उतना कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। He also showed that his experiment increased diversity contribution to the higher productivity. वो तो एब्सोल्युटली ट्रू है, जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनेगी। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for very much survival of human race on this planet. At the time when we are losing species at alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a species become extinct? Yes, it matters to us. Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of the 3 folk species is lost forever? Yes, it can be. How is our quality of life effective if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant on earth, है ना? अगर जब 20,000 से 15,000 कर दी गई तो क्या होगा? तो एब्सोल्युटली फर्क कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, however, चाहे वो छोटे स्केल पे है चाहे बड़े स्केल पे है, फर्क जरूर पड़ेगा। There are no direct answers to such native question, but we can develop a proper perspective through an analogy, that the river proper hypothesis. River proper hypothesis. ये कहानी टाइम है आपका, स्टडी टाइम, यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एंड्रिच। इन एन एरोप्लेन, अब इन्होंने क्या कहा, आप लोग एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, अब एरोप्लेन में पेच लगे होते हैं जिसमें उनका बेसिकली दीज आर स्पीशीज, ठीक है, जितने भी पेच है उनको आप लोग स्पीशीज मान लीजिए, जो आपका एरोप्लेन है वो इकोसिस्टम है, ठीक है।
अब आपने सपोज देयर आर 500 पैसेंजर्स इन अ प्लेन, एक पैसेंजर ने एक स्क्रू निकाला, तो उसे क्या लगेगा कि मेरे एक स्क्रू निकालने से क्या बिगड़ रहा है प्लेन का, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली दूसरे ने भी सेम सोचा, दूसरा स्क्रू निकाल दिया। सिमिलरली ऐसे करते करते हर एक इंडिविजुअल ने एक एक स्क्रू निकालना शुरू कर दिया, मतलब एक एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करना शुरू कर दिया। तो अब इससे इतना इन्वायरमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। बट वहीं जो विंग्स के साथ पेज जुड़े हुए थे, स्क्रूज थे जो विंग्स के पास, अब जो पैसेंजर विंग्स के पास बैठे थे उन्होंने वो वाला निकालना शुरू कर दिया। अब आपको पता है जो प्लेन है वो विंग्स की मदद से फ्लाई करता है ना। अगर जब विंग्स से उसके आपने डैमेज कर दिया तो वो उड़ नहीं पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि उससे ज्यादा लॉस होगा एज कंपेरिजन टू जो दूसरे पेज थे, जब आप उन्हें निकाल रहे थे उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। बट जो जो आपके एरोप्लेन के विंग्स है उसके जब आपने स्क्रूज निकालने शुरू कर दिए तो आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हार्मफुल देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी फ्लाइट क्रैश कर जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो जब भी मतलब ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी स्पीशीज को कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। सो अगर जो आप लोग एंडेमिक स्पीशीज को खत्म करना शुरू कर दे तो उससे बहुत ज्यादा अबंडेंट में लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया सारा। If every passenger traveling in start pooping a rivet मतलब pitch to take screw, ठीक है, to home causing a species to become extinct, it may not affect flight safety proper functioning of ecosystem initially, but as more and more rivets are removed the planet will become dangerous weekly over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may be critical, है ना, कौन सी जगह का आप पेच निकाल रहे हो वो भी फर्क पड़ता है। Loss of rivet on the wings, key species that drive major ecosystem function, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seat or window। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये तो बहुत ज्यादा कि अगर आप वहां का कोई चीज निकालोगे पेज विंग्स के साइड का तो बहुत ज्यादा हार्म करेगा। मूविंग ऑन टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। आई थिंक ये सारा तो नहीं करेंगे बट जितना होगा वी विल ट्राई टू डू दैट। ठीक है, while it is doubtful if any new species are being added to speciation into the earth treasury of species, there is no doubt about their contributing loss. The biological wealth of our planet have been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to the human activities. The colonization of tropical Pacific island by human is said to have led the extinction of more than 2000 species of native bird. क्योंकि क्या क्या वहां पे अपने जंगल काट दिए, जंगलों में उनके घोंसले बनते थे, जब घोंसले बनाने की जगह ही नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे वो। सेम अगर आप ब्यूटीफुल एग्जांपल ले सकते हो कौवों का, कबूतर का। अब क्या होता है, कबूतर आपके घर पे आके खिड़की के पास अपना घोंसला बना लेते, क्यों? क्योंकि आप ही हो जिन्होंने उनके जंगल काटे हैं। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली एक टाइम पे जंगल हुआ करते थे जहाँ पे आप बैठे हो आज, है ना, उसको आप लोगों ने डिफोरेस्टेट किया और फिर वहां पे आप लोगों ने कमर्शियल लैंड बनाई। अल्टीमेटली वो उनका घर था जो आप लोग जहाँ पे आज रह रहे हो आप, तो आपके घर में ही रहेंगे ना आके फिर जब उनको जगह नहीं मिलेगी। द IUCN रेड लिस्ट, एक ये IUCN इज अ कमिटी जो कि रेड लिस्ट बनाती है। रेड लिस्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटिंक्ट एनिमल्स, document the extinction of 784 species including 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plant species in last 500 years. Some example are recent extinction include dodo, Mauritius, ठीक है जगह का नाम है, क्वागा अफ्रीका, थैलेसाइन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीका और रशिया, एंड 3 सबस्पीशीज बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। दिस क्वेश्चन वाज इन नीट, है ना, ये नीट में क्वेश्चन आया था कि बाली, जावन एंड कैस्पियन किस चीज की स्पीशीज है। नाम से ऐसा लगता है ये चावल की स्पीशीज है, और टू बी वेरी ट्रू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे राइस की वेराइटी मार्क करके आए थे क्योंकि राइस वाज ऑप्शन एट दैट टाइम, है ना, तो दैट वाज नॉट राइस, वो टाइगर था। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी कहां से क्वेश्चन पूछ लेती है, बाली, जावा एंड कैस्पियन। The last 20 years along had witnessed the disappearance of 27 species। 20 years में जो पिछले 20 साल जा चुके हैं उसमें हम 27 स्पीशीज हो चुकी है। Carefully analysis of record shows the extinction across taxa are not random. Some group like amphibian appear to be most vulnerable to extinction. Adding to the germ scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing a threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat to extinction. From a study of history of life on Earth through fossil records, fossils are the dead and decay remains of an organism,
We learned that a large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared on the scene. During the long period that is more than 3 billion years since the origin and the diversification of life on the earth, there were 5 episodes of mass extinction. 5 एपिसोड मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से एक था डायनासोर वाला मास एक्सटिंक्शन था वो, क्योंकि एकदम सारे डायनासोर डिसअपियर हो गए। इसे कहते हैं मास एक्सटिंक्शन, जब एक साथ कई स्पीशीज खत्म हो जाती हैं। और डायनासोर के जितनी लिंक्ड स्पीशीज थी वो भी खत्म हो गई थी। हाउ इज द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन द प्रोग्रेसली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एक्सटिंक्शन? अब जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन चल रहा है वो पहले 5 एक्सटिंक्शन से 100 टाइम्स ज्यादा चल रहा है इस समय। The difference is the rate. The current species extinctions are estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human times, है ना? And our activities are responsible for this faster rate. Ecologists warn that if the present trend continues, nearly half all the species on the earth might be wiped out within the next 100 years. मतलब अगली एक सेंचुरीज में स्पीशीज खत्म देखने को मिलेगी आपको। That's all about today. इसके बाद हमारे पास आता है एविल क्वाड्रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कल से शुरू करेंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है एविल क्वाड्रेट, बट दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो वी विल गिव टाइम ऑन दैट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज रीच आउट टू अस थ्रू कमेंट सेक्शन, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में डाउट फॉर्म अवेलेबल है। अगर जब अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहते, सो यू कैन फिल दैट फॉर्म ऑल्सो। ईच एंड एवरी ऑफ योर डिटेल विल बी केप्ट वेरी कॉन्फिडेंशियल, सो दैट वी कैन रीच बैक टू यू, है ना, ताकि आपको हम डाउट का आंसर कर सके। थैंक्स यू, गुड बाय, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कल हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 के साथ ऑफ सेम चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।